नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हिस्ट्री का हमारा जो लेक्चर चल रहा है तो उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। इससे पहले के वीडियोज में हम देखें कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का पूरे भारत पर शासन रहता है। अलाउद्दीन खिलजी जब पहली बार दक्षिण भारत की ओर अपने अभियानों में जाता है तो दक्षिण भारत के मैक्सिमम जो एरिया से अधिकतर क्षेत्रों को वो विजिट कर लेता है, और जब अधिकतर क्षेत्रों को दक्षिण भारत में जाकर वो विजिट कर लेता है तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि तुगलक के समय पे, गियासुद्दीन तुगलक के समय पे जो एक अविजित क्षेत्र था, जो खिलजियों के शासनकाल में अविजित क्षेत्र था, मदुरई जिसको बोला गया था, उसको भी गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में मिला गया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि गियासुद्दीन तुगलक के समय तक लगभग पूरा जो दक्षिण भारतीय साम्राज्य है वो भी दिल्ली सल्तनत के अंदर था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय हम पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में दो नए राज्य, विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर जहाँ पर एक हिंदू राज्य था, वही बहमनी एक मुस्लिम राज्य वहाँ पर उदय होता है। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक जो था तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जब उसके कर्नाटक अभियान के द्वारा कर्नाटक से दो व्यक्तियों को, हरिहर और बुक्का को वो कैद करके ले जाता है और उनको वापस दिल्ली ले जाता है। तो दिल्ली ले जाने के क्रम में वो जब दिल्ली ले जाता है तो उनको वहाँ पर यूँ कहें कि हरिहर और बुक्का ने वहाँ पर दिल्ली में मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब इस बात से प्रसन्न होकर जो दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक है वो उन दोनों को दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में अभियान के लिए भेज देता है, या यूँ कहें कि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य के विस्तार जो है उनको वहाँ पर भेज देता है। अब थोड़ा मैप से अगर हम समझे कि जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र है, ऊपर को तो हमारा दिल्ली सल्तनत चल रही है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत यहाँ पर तो चल रही है ऊपर उत्तर की ओर, ठीक। यहाँ पर दक्षिण भारत में हम देखें अगर तो दक्षिण भारत में क्या स्थिति है कि इस क्षेत्र में बहमनी राज्य और यहाँ पर विजयनगर राज्य की वो स्थापना कर रहे हैं। कौन? तो मैंने अभी बताया, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हरिहर और बुक्का को इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के बाद दक्षिण भारत में ये जो कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी के दोआब वाले क्षेत्र पर अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में देखो, जो मैंने विजयनगर और बहमनी राज्य बताया, बहमनी ये है कृष्णा नदी से ऊपर वाला क्षेत्र, विजयनगर कृष्णा नदी से नीचे वाला क्षेत्र। हमेशा बहमनी और विजयनगर के जो शासक है वो आपस में लड़ते रहते थे। क्यों? क्योंकि विजयनगर का अगर देखें तो दक्षिण की ओर उसका प्रसार नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो दक्षिण में कौन है? एकदम महासागर है। और बहमनी राज्य जो है वो उत्तर की ओर प्रसार अपना नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर तो दिल्ली में सुल्तान बैठे थे। तो ऑब्वियसली विजय जो बहमनी राज्य है वो दक्षिण की ओर प्रसारित होना चाहता था और विजयनगर पे अपने क्षेत्र प्रसार को लेकर वो उत्तर की ओर जाना चाहता था। मेन लड़ाई जो थी ये तुंगभद्रा नदी का, ये कृष्णा नदी का जो दोआब है, इस दोआब के क्षेत्र को विजित करने की इनकी आपस में लड़ाई लड़ा करती थी। तो इसी क्रम में जब हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई वापस मोहम्मद बिन तुगलक की कैद से रिहा होकर जब विजयनगर में आते हैं कर्नाटक के आसपास, तो कर्नाटक में वो यहाँ पर विद्यारण्य नाम के एक हिंदू संत थे, उनसे वो दीक्षा लेते हैं और पुनः जब हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं तो हिंदू धर्म को स्वीकार करने के पश्चात 1336 ईस्वी में विजयनगर नामक स्थान पर वो एक नए वंश की स्थापना करते हैं। उनके पिताजी का नाम था संगम। इससे हम देखते हैं कि जो उनके द्वारा विजयनगर में पहला वंश जो स्थापित किया गया 1336 ईस्वी में, उसका नाम रखा गया संगम वंश। अब इसमें विजयनगर साम्राज्य में जो स्थापना हुई थी उस साम्राज्य में जितने भी वंश कभी उनका डायरेक्ट वो क्रम आपसे हो सकता है। तो सबसे पहले था संगम, उसके बाद शालोक वंश, उसके बाद उल्लोक वंश, उसके बाद था परवीरू। ये चार वंश यहाँ पर होते हैं और बहुत फेमस रहते हैं। इनमें से जो सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय, बाबर जब अपनी आत्मकथा लिखता है बाबरनामा, उसमें भी जब वो जिक्र करता है, बोलता है कि दक्षिण भारत की तरफ जब हमारे अभियान होते तो उसमें मैंने यहाँ पर एक सबसे प्रतापी राजा पूरे भारत में जिसे देखा वो पाया, तो वो थे कृष्णदेवराय। तो विजयनगर साम्राज्य से ही वो संबंधित थे। दूसरा, कृष्णदेवराय वही ये शासक हैं या वही ये दक्षिण भारतीय राजा हैं जिनने पुर्तगालियों के आगमन के समय भी पुर्तगाली शक्तियों से या यूरोपीय व्यापारियों से भी अपने संबंध बनाए रखे थे। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं।
तो देखते हैं कि किस तरीके से संगम वंश जो विजयनगर का पहला वंश है वो स्थापित होता है। इसके द्वारा स्थापित किया गया है हरिहर और बुक्का नाम के जो दो भाई हैं, इन दो भाइयों के द्वारा ये स्थापित किया गया है। पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इनको कर्नाटक से कैद करके दिल्ली ले जाया गया था, वहां पर इन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। जब मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया तो ये वापस इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण अभियान में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भेजा, लेकिन वो यहाँ पर पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित होकर एक नए हिंदू साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसको विजयनगर साम्राज्य बोला। उनके पिताजी का नाम संगम था, इसीलिए इनको संगम वंश में कहा जाता है। टाइम पीरियड 1336 से 1485 ईस्वी तक। संस्थापक हरिहर और बुक्का नाम के दो सगे भाई, पिता संगम, तो इसलिए संगम वंश का नाम। इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो पहले अनिकोटी बनाई थी। अनिकोटी तुंगभद्रा नदी के आसपास का क्षेत्र, क्योंकि ये नदी के आसपास का क्षेत्र था। इसके बाद में उन्होंने वहां से अपनी राजधानी जो थी उस राजधानी को परिवर्तित करके ये राजधानी ले गए थे अपनी विजयनगर। और विजयनगर जो कि वर्तमान में हम जानते हैं ये हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी ये वही क्षेत्र है जिसे हाल ही में ये जो है कि जो विश्व विरासत हम्पी है, जो विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में भी इसको रखा गया है। ठीक है, तो हम्पी वर्तमान नाम जिसका है, तो पुराने समय में ये विजयनगर कहलाता था। अब यहाँ पर जो इस संगम वंश के कुछ शासक हुए थे, कुछ प्रसिद्ध शासक हुए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ज्यादा डीप में न जाते हुए जो एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट होंगे उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हरिहर प्रथम नाम का शासक यहाँ पर होता है 1336 से 1356 ईस्वी में। और इसी के समय जो बहमनी राज्य था, मैंने बताया था कि किस तरीके से विजयनगर और बहमनी राज्यों का आपस में संघर्ष चलते रहता था साम्राज्य विस्तार के लिए। लेकिन कहीं तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का जो दोआब है, इस दोआब के क्षेत्र में अपने अधिकार जमाने के लिए, तो विजयनगर जब मैं पहला शासक बोल रहा हूँ हरिहर प्रथम, तो हरिहर प्रथम 1336 से 1356 देखिए, बुक्का हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ये दो राजा हैं, दो सगे भाई हैं, तो इनका शासनकाल आप इससे देखेंगे 1336 ईस्वी कॉमन है। ठीक है, तो हरिहर प्रथम के समय पे बहमनी राज्य का जो बहमन शाह था उससे संघर्ष प्रारंभ होना शुरू हो जाता है और बहमन शाह ने रायचूर क्षेत्र जो दोआब का क्षेत्र था उसको वो विजित करके चले जाता है। ठीक, इसके पश्चात बुक्का, जो बुक्का वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, ये 1336 से 1377 तक रहा, ये 56 तक ही रहा था। इसके बारे में एक चीज आपने याद रखनी है कि इसने वेद मार्ग में प्रतिष्ठापक की अपनी उपाधि जो थी उसकी वो धारण की थी। उसके बाद हरिहर सेकंड यहाँ पर राजा बनता है 1377 से 1404 ईस्वी में। इसके बारे में आप याद रखेंगे कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला शासक था और बहमनी राज्य से गोवा और बेलगाम को इसको छीना था इसने। ठीक है, इसी के शासनकाल में हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य पूरे दक्षिण भारतीय क्षेत्रों तक अपना प्रचार प्रसार कर चुका है। ठीक, देवराय प्रथम इसके बाद जो अगला शासक बनता है उसके बारे में एक चीज इंपोर्टेंट है कि तुंगभद्रा पर बांध बनाकर इसने वहां पर नहरों का निर्माण प्रारंभ करवाया। और सबसे इंपोर्टेंट चीज इसके बारे में ये पढ़िएगा कि निकोलस कोंटी नाम का एक इटली से आने वाला यात्री जिसने पहली बार विजयनगर साम्राज्य की जो यात्रा की थी वो किसके शासनकाल में विजयनगर पर आया था, तो आप याद रखिएगा इट वाज देवराय प्रथम 1404 से 1422 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। इसके पश्चात देवराज सेकंड नाम का यहाँ पर शासक बनता है और उसका कार्यकाल देखते हैं 1422 से 1446 ईस्वी में। और ये इस वंश का सबसे काफी शासक था। इसने गजवेटकर इमादी देवराज की उपाधि धारण की थी। गजवेटकर मतलब गज मतलब हाथी बैठकर बोले तो उसको मारने वाला या नियंत्रण करने वाला, मारने वाला तो कहना उचित नहीं होगा, उन पर नियंत्रण करने वाला, हाथियों को भी नियंत्रण कर सकने वाला, इस तरीके से इसकी उपाधि गजवेटकर इत्यादि थी। और इसके समय पर भी एक यात्री आया था अब्दुल रज्जाक नाम का एक फारसी यात्री यहाँ पर भारत में आया था जिसने भारत में विजयनगर की यहाँ पर यात्रा की। इस पूरे वर्ष का सबसे अंतिम शासक होता है विरूपाक्ष सेकंड, ऑब्वियसली 1485 के बाद, ये 1485 के आसपास ये शासक रहा होगा। इसका जो विरूपाक्ष सेकंड नाम का जो राजा था इस वंश का अंतिम शासक होता है और इसकी हत्या करके सालू वंश की स्थापना कर दी जाती है सालू नरसिंह के बाद। तो जो संगम वंश है, संगम वंश के बारे में हमने पढ़ा कि उसका प्रथम शासक हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई, हरिहर सेकंड, देवराज सेकंड फर्स्ट, देवराज सेकंड और सबसे लास्ट इसका विरूपाक्ष सेकंड। जब इसकी हत्या कर दी जाती है तो सालू वंश में यहाँ पर इसका संस्थापक सालू नरसिंह, यही होता है कि नरसिंह के द्वारा सालू वंश की स्थापना कर दी जाती है। और उसके बेटे इमादी नरसिंह के द्वारा जब शासक संभाला जाता है तो ये ज्यादा लंबे समय तक हम देखते हैं कि ये शासन भी यहाँ पर नहीं चल पाता है। ठीक है, तो 1485 से 1505 तक ही चलने वाला ये दूसरा वंश था।
और तीसरा वंश इसके बाद, इसके पुत्र के बाद यहाँ पर तीसरा वंश स्थापित होता है तुलु नरसिंह के सानिध्य में, और उसकी स्थापना की थी वीर नरसिंह। तो आपने याद कैसे रखना है, सालू नरसिंह जो है वो सालू वंश वाला है, और वीर नरसिंह जो है वो तुलु वंश वाला है। तुलु वंश का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक का तुलु वंश का यहाँ पर शासन चलता है। ठीक है, इसके बाद जो आने वाले शासक है जिसके बारे में पढ़ेंगे वो पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक जो मैंने बताया, कृष्णदेवराय प्रथम। ठीक है, तो कृष्णदेवराय के समय पे हम जानते हैं कृष्णदेवराय के समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, ये यूं कहें कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कृष्णदेवराय से आपको याद रखनी है, क्योंकि बाबर, जब मैंने बताया कि बाबर ने जब अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी तो उसमें क्वेश्चन बन सकता कि किस दक्षिण भारतीय या किस भारतीय शासक को उसने सबसे प्रतापी शासक इस एरिया का बताया था। ठीक है, तो कृष्णदेवराय जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है, किस वंश का, तुलु वंश का। ठीक है, तो तुलु वंश का कृष्णदेवराय सबसे प्रतापी शासक। विजयनगर का यूं कहें कि सबसे फेमस अगर कोई शासक हुआ तो कृष्णदेवराय, इसलिए बाबरनामा में बाबर के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई। इसके समय पे गोलकुंडा का युद्ध होता है जिसमें कुतुब शाह को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। गोलकुंडा का युद्ध, कुतुब शाह मतलब जिस समय विजयनगर में तुलु वंश का शासन चल रहा है, तो उसी समय हम देखते हैं कि बहमनी राज्य जो है वो अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में वहाँ पर बढ़ चुका होता है, लगभग 4-5 हिस्सों में उसके जब विभाजन हो जाता है, तो उसमें से कुतुब शाह के साथ जो गोलकुंडा का युद्ध है वो गोलकुंडा का युद्ध यहाँ पर होता है। ठीक है, तो बहमनी के 5 टुकड़ों में से एक लगभग इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आंध्र भोज, अभिनय भोज की उपाधि इसके द्वारा, क्योंकि जो प्रभर वंश के शासक थे भोज, ठीक है, वो माने जाते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में और हर तरीके से, क्योंकि वो एक कविराज भी उनको बोला जाता है, वो लिखते भी थे साहित्य क्षेत्र में कहीं और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं, समाज सुधार के क्षेत्र में कहीं, उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। उसी प्रकार से कृष्णदेवराय ने भी दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में बहुत कहें कि उम्दा काम इसलिए किए थे। तो यहाँ पर आंध्र भोज, अभिनव भोज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। तेलुगु साहित्य का इनके क्लासिक युग बोला जाता है कि जिस समय तेलुगु साहित्य अपने चरम पर था, अपने क्लासिकल स्टेज पे था, तो वो स्टेज मानी जाती है कृष्णदेवराय के समय में। इनके समय पे अष्ट दिग्गज रहा करते थे इनके दरबार पर, जैसे मराठों के समय पे यहाँ पे, शिवाजी के समय पे यहाँ पर अष्ट प्रधान हुआ करते थे, अकबर के समय में नवरत्न हुआ करते थे। तो कृष्णदेवराय के समय दक्षिण भारत में इनके राज्य में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। हजारा विठल स्वामी मंदिर का कृष्णदेवराय ने निर्माण करवाया था, और दक्षिण भारत का भोज, जैसे मैंने बताया आंध्र भोज, अभिनय भोज की उपाधि दी, या इसी वजह से इनको दक्षिण भारत का भोज भी कहा जा सकता है। इनकी जो एक प्रसिद्ध रचना थी अमुक्तमाल्य, वो तमिल भाषा में लिखी गई थी, और तमिल साहित्य का एक बहुत ही योग है कि एक क्लासिकल जो रचना है वो अमुक्तमाल्य मानी जाती है। नागलपुर शहर की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसने नागलपुर शहर के बताया था, कृष्णदेवराय के द्वारा आगे। और डोमिंगोस पायस और बारबोसा है, क्योंकि आप देखेंगे कि पुर्तगालियों ने यहाँ पर आना इस समय प्रारंभ कर दिया है। बहमनी राज्य यहाँ पर अलग से स्थापना में लगे हुए हैं। विजयनगर अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, ये संघर्ष कर रहा है। तो विजयनगर एक तरफ से, बहमनी राज्य एक तरफ से, इधर से पुर्तगालियों का अटैक, मतलब एक त्रिभुज संघर्ष टाइप का बच रहा है। और उस संघर्ष के बीच में कृष्णदेवराय ने इतने लंबे समय, लगभग 20 साल तक शासन किया, बहुत ही चतुराई और बहुत ही क्लासिकल रूप से इन्होंने ये शासन किया है यहाँ पे, तो इसलिए इनकी तारीफ बनती है। तो डोमिंगोस पायस और बारबोसा ये पुर्तगाली यात्री थे, या पुर्तगाली व्यक्ति हैं जो इस समय कृष्णदेवराय के समय पे ही भारत में या विजयनगर साम्राज्य में आते हैं। इन्हीं के समय पे इनके दरबार में, इनके बारे में बचपन से पढ़ते हुए बहुत से कॉमिक्स में या छोटी छोटी किताबों की कहानी, छोटी छोटी कहानी के माध्यम से तेनालीराम की कहानियां, तेनालीराम के किस्से, तो तेनालीराम जो है किससे संबंधित है, कृष्णदेवराय से ही संबंधित है। ठीक, अब इसके बाद इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक होता है वो होता है यहाँ पे कौन, सबसे अंतिम शासक इस वंश का होता है सदाशिव। और सदाशिव का जो एक मंत्री था वो था रामराय, और इन्हीं के समय पे 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य में तालीकोटा का युद्ध होता है। और 1565 का ये तालीकोटा का युद्ध बहुत बार पूछा गया है कि तालीकोटा का युद्ध किसके बीच में हुआ, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, समझ रहे हैं। तो विजयनगर और बहमनी राज्य जो इनका आपसी संघर्ष है वो जारी रहते हुए 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें से जो अंतिम शासक सदाशिव है, उनके जो मंत्री रामराय हैं, उनके द्वारा विजयनगर राज्य का नेतृत्व किया जाता है, क्योंकि विजयनगर राज्य इसमें हार जाता है। और विजयनगर राज्य जब हार जाता है तो उसमें जो उसके मंत्री हैं रामराय, उसका जो मंत्री है रामराय, और उसी रामराय का भाई था
तिरुमल, और तिरुमल जो करता है सदाशिव को हरा देता है। यही होगा कि सदाशिव के स्थान पे तिरुमल जो रामराय का भाई है वो आता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, कुरु वंश को समाप्त करते हुए अरविडु वंश। और अरविडु वंश ये भी ज़्यादा मतलब जो इसकी स्थापना है 1570 से 1650 के बीच में अरविडु वंश वहाँ पर विजयनगर के अंतिम वंश के रूप में यहाँ पर स्थापित रहता है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मेन चीज आपको तालिकोटा का युद्ध याद रखना है, और चूंकि तालिकोटा का युद्ध जो जहाँ पर लड़ा जाता है राक्षसी और तंगड़ी गांव पे, तो राक्षसी और तंगड़ी गांव के बीच में कहीं मैदान पे ये युद्ध लड़ा गया, इसलिए इसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, तालिकोटा का युद्ध 1565। तो इस तरीके से हमने विजयनगर के बारे में पढ़ा, और विजयनगर से संबंधित जो भी एग्जाम में आ सकने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहमनी राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और बहमनी और विजयनगर जब क्लियरली आप पढ़ लोगे तो इसमें एक अप्रोच आपकी बनेगी कि किस तरीके से दक्षिण भारत में यहाँ पर उस समय शासन चल रहा था, ठीक है।